वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। हम लोग सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे। मैं 2 क्लासेस आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बना, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ जजेस कितने थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 1+7 जजेस थे, जो एट प्रेजेंट 1+33 हैं, और कितनी नंबर ऑफ लेडीज वहां तक गई हैं, इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उसी के आगे बात करेंगे। क्या है इनकी जो नियुक्ति का प्रोसीजर क्या था, कि कैसे जो फर्स्ट मेन सीजीआई बनते थे। मैंने आपको बताया था पहले सीजीआई हमारे हरिलाल जे कान्या जी बने थे, जिन्हें शपथ दिलवाई थी भारत के राष्ट्रपति ने। तो क्या था, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती थी कि जब पता होता था कि 65 ईयर में जो है सीजीआई रिटायर होने वाला है, इनका एज सच कोई भी कार्यकाल नहीं था कि 5 ईयर तक आप काम कर सकते हो, 6 ईयर तक, ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं है। सिर्फ ये था कि 65 ईयर तक की एज तक काम कर सकते हो। अब कोई अगर 58 ईयर में आया है तो वो भी 65 ईयर तक काम करेगा, कोई 63 की एज में आया है तो वो भी 65 ईयर तक काम करेंगे। तो ये प्रोसीजर था। अब पता होता था कि 65 ईयर में जो है सीजीआई रिटायर होने वाले हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती थी कि वो सीजीआई से सलाह मशवरा करके, सिर्फ एक पर्सन से सलाह मशवरा करके कि अगला सीजीआई किसे नियुक्त किया जाए, और ऐसे नियुक्ति होती थी। 1950 से 1993 तक यही प्रोसीजर चलता रहा, लेकिन 1993 में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसे हम कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। इसे ही एडवाइजरी ग्रुप भी कहा जाता है। एक बहुत बड़ा चेंज देखने में आया। इसमें क्या किया गया, ये बनाया गया कि राष्ट्रपति जो है 4 वरिष्ठतम जज, जो 1+33 में से जजेस होते थे उस टाइम पे, जितने भी रहे होंगे, उसमें से 4 मेन जिन्हें मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन्स होते थे वो, और एक सीजीआई, ये सब मिलकर एक पर्सन का नेम सजेस्ट करते थे और उन्हें राष्ट्रपति को शपथ दिलानी होती थी। ये थी कॉलेजियम व्यवस्था। इसे ही एडवाइजरी ग्रुप भी कहते हैं। तो इस तरह से काम होता रहा। लेकिन जब इसमें भी गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई 1998 में, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो राष्ट्रपति हैं वो सीजीआई से किसी भी मुद्दे पर सलाह मशवरा कर सकते हैं। आर्टिकल 143 के तहत ये लिखित में है कि राष्ट्रपति और सीजीआई की बराबरी मानी गई है, वो किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं। तो 1998 में राष्ट्रपति जी ने सलाह मांगी, एक जवाब मांगा किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि अगर मुझे कॉलेजियम में नाम जो आया है वो मुझे पसंद ना आए तो क्या मुझे उनको शपथ दिलवानी जरूरी है। तो उसके जवाब में क्या कहा गया कि अगर आपको कॉलेजियम का दिया हुआ नाम पसंद नहीं आता तो आप उसे रीचेकिंग के लिए भेज सकते हो, उस पर पुनः विचार करवा सकते हो। लेकिन अगर सेकेंड टाइम फिर से कॉलेजियम ने वही वाला नाम सजेस्ट किया तो आप बाध्य हो गए उनको शपथ दिलवाने के लिए। तो ये थी कॉलेजियम व्यवस्था। लेकिन इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, तो फिर इस व्यवस्था को भी चेंज किया गया। तो जो एट प्रेजेंट चल रही है वो हमारी कौन सी है, एमओपी। एक नई व्यवस्था बनाई गई है इनको नियुक्त करने के लिए, जिसका नाम है MOP। इसे ही हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अब इसके तहत क्या था, अब पता है कि 65 की एज में सीजीआई रिटायर होने वाले हैं, तो ये टेंशन कौन लेंगे, अब विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय जो है वो पहल करेंगे किसके पास, सीजीआई के पास, पहल करके बोलेंगे कि आप रिटायर होने वाले हो, हमें कोई भी एक नाम सजेस्ट करो। अब ये रिटर्न में है कि इन्हें वरिष्ठतम पर्सन का ही नेम सजेस्ट करना है, जो एक्सपीरियंस होंगे उनका सजेस्ट करना है। अब इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो ये एक नेम को सजेस्ट करेंगे, वो नेम जो है विधि मंत्रालय पीएम को देंगे, उस पर विचार विमर्श करके कि क्या ये सारी की सारी योग्यताएं फुलफिल कर रहे हैं, उनका क्या स्टेटस रहा है अपने काम के उसमें। तो वो ये जो बनेंगे ये 1+33 में से ही एक नाम उनको सजेस्ट करेंगे, ये उन पर काम करके वो नाम पीएम को देंगे,
पीएम उसी नाम को किसको देंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाएंगे। तो अब ये प्रोसीजर चलता है, क्या है एक बार फिर से सुन लो। 1 + 33 थे, अगर ये 1 सीजीआई रिटायर होने वाले हैं, पहले पता होता है कि 65 एज होने वाली है, रिटायर होने वाले हैं, तो विधि मंत्रालय पहल करेगा, ये मिलकर क्या करेंगे, ये एक नाम इनमें से विधि मंत्रालय को देंगे, विधि मंत्रालय उन पर काम करेंगे, सारी उनकी जांच करेंगे, और फिर वो नाम पीएम को देंगे, पीएम उसी नाम को राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति उनकी शपथ दिलवाएंगे। तो ये था एमओपी का प्रोसीजर। अब इन जब 33 में से एक, अब इसमें से एक सीट वेकेंट हो गई, जब यहाँ से एक पर्सन यहाँ पर आ गए, इसमें से एक सीट वेकेंट हो गई, या फिर अगर इनकी भी रिटायरमेंट की एज हो गई, मान लो इसमें से 3 पर्सन की रिटायरमेंट की एज हो गई, तो अब अपने अंडर काम करवाने के लिए नीड किसको है, सीजीआई को, उनके ऊपर भार पड़ेगा, तो वो सीजीआई पहल करेंगे। पहले पहल किसने की थी, विधि मंत्रालय ने, अब पहल कौन करेंगे, सीजीआई। वो कहेंगे विधि मंत्रालय को कि हमारे ये जजेस रिटायर हो रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर से एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया जाएगा, जैसे कॉलेजियम में था, 4 पर्सन प्लस एक सीजीआई। ये हाई कोर्ट में से जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसमें से कोई भी पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर वो नाम, जो पर्सन सिलेक्ट होगा वो नाम जाएगा विधि मंत्रालय के पास, फिर वही विधि मंत्रालय फिर से उनके ऊपर जांच करेंगे, और सेम प्रोसेस, वो नाम पीएम के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देंगे। तो अब मैंने क्या बताया एक बार फिर से सुन लो, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुश्किल नहीं है, बुक्स में से पढ़ोगे तो आपको मुश्किल लगेगा। 1 + 33 थे, ये एक रिटायर होने वाले हैं, विधि मंत्रालय ने पहल करी किसके पास, सीजीआई के पास, कि आप रिटायर होने वाले हो, हमें एक नेम सजेस्ट करो। उन्होंने एक नेम को सजेस्ट किया, वो नेम गया पीएम के पास, पीएम ने उस नेम को पहुंचाया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति कर दी। जितने भी जजेस नियुक्त होते हैं, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ दिलवाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, और अगर ये अपने टाइम से पहले इस्तीफा देना चाहते हैं, उनकी एज मान लो 65 नहीं हुई, ड्यू टू सम रीजन वो इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो इस्तीफा भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को। तो ये तीनों काम कौन करते हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति। नियुक्ति का प्रोसेस भी उन्हीं के हाथ में है, शपथ का भी, और उनको इस्तीफा देने का भी। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट की बात। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इन्हें नियुक्त कैसे किया जाता है। तो इस प्रक्रिया से बनने वाले जो सबसे पहले सीजीआई हैं, वो हमारे 46 नंबर के सीजीआई थे, रंजन गोगोई। एट प्रेजेंट 47 नंबर के सीजीआई चल रहे हैं, शरद अरविंद बोबड़े। लेकिन जो ये 46 नंबर के थे, रंजन गोगोई, पूछ सकते हैं एमओपी की प्रक्रिया से बनने वाले पहले सीजीआई कौन थे, तो वो थे रंजन गोगोई। अब हम बात करते हैं कि अगर ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं अपने काम में, तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, और वो गड़बड़ किस तरह की हो सकती है। सबसे पहली चीज तो हमारे संविधान में एज सच लिखित में इनको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ एक लाइन लिखी है कि जिससे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। वो सिर्फ इनके लिए अप्लाई की जाती है, और किसी के लिए भी ये लिखित में नहीं है संविधान में कि महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा। तो ये सिर्फ एक लाइन लिखी है कि जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जा सकता है। एज सच नेम को मेंशन नहीं किया गया। अब कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनसे इनको हटाया जाता है। पहली कंडीशन क्या है इनकी, साबित कदाचार। अभी इनको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड है अक्षमता। साबित कदाचार का क्या मतलब है, अगर इनके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो जाए कि किसी के भी अगेंस्ट मिसबिहेव किया है और वो प्रूव हो जाए, तो इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सेकंड है अगर ये अपने काम के प्रति अक्षमता दिखाएं। अक्षमता दो तरह की हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है।
कोई भी अक्षमता अगर इन दोनों में से मिल जाती है तो इनके अगेंस्ट जो है इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया शुरू कैसे होगी? अगर तो किसी के भी अगेंस्ट राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर रही है तो राज्यसभा के 50 एमपी के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। और अगर ये प्रस्ताव लोकसभा ला रही है तो 100 एमपी के होने जरूरी हैं। तो क्या बोला मैंने? सिर्फ प्रस्ताव लाने के लिए। अभी मैंने सच कुछ ऐसा नहीं कहा कि इनके अगेंस्ट कार्यवाही शुरू होगी। सिर्फ अगर कोई प्रस्ताव ला रहा है कि हमें ये सीजीआई जो है गड़बड़ में लग रहे हैं या कोई भी जज, तो क्या होगा? 50 साइन किसके चाहिए? एमपी के, राज्यसभा के एमपी के, और 100 किसके चाहिए? लोकसभा के एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के। तो इनमें से कोई भी प्रस्ताव भेज सकता है। इसमें और की कंडीशन लगी हुई है कि जरूरी नहीं है इन दोनों के हो सकता है 50 ये भेज दें, और अगर राज्यसभा ला रही है तो 50 चाहिए, अगर लोकसभा ला रही है तो 100 चाहिए। और की कंडीशन बीच में लगी हुई है कि कोई भी ला सकते हैं। अब ये प्रस्ताव आ गया, अब क्या होगा? ये नहीं है कि डायरेक्ट उस जज के अगेंस्ट कार्यवाही शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक समिति बिठाई जाएगी जिसमें 3 मेन पर्सन्स लिए जाएंगे। फर्स्ट कौन होंगे? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। सेकंड होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। थर्ड होंगे कोई भी विधि के ज्ञाता। ये 3 पर्सन होंगे। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब 1+33 में से, ये सीजीआई नहीं बोला, इन 33 में से कोई भी एक हो सकते हैं। सेकंड, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 1+ में से नहीं, ये वाले जो 1 होंगे वो होने चाहिए। थर्ड, विधि के ज्ञाता, कोई भी इतने इंटेलिजेंट पर्सन जिसे सारी की सारी कानून की नॉलेज हो। तो ये 3 तरह के लोग इकट्ठे करके एक समिति बिठाई जाएगी जो उनके ऊपर काम करेगी कि जो भी मैंने आपको 2 प्रोसीजर बताए, साबित कदाचार या अक्षमता, इनमें से अगर कोई भी चीज उनके ऊपर साबित कर दी जाती है कि हाँ ये इस चीज में गलत है, फिर उनकी कार्यवाही शुरू होगी। तो क्या होगा? जब ये इन्होंने भी, इस कमेटी ने भी हाँ कर दी कि हाँ ये गलत है, तो 14 डेज के अंदर अंदर इनके पास नोटिस जाएगा, फिर इन्हें बुलाया जाएगा बहस के लिए राज्यसभा या फिर लोकसभा में। तो पहले राज्यसभा में बुलाया जाता है। अब जिनके भी अगेंस्ट ये लगा होगा तो वो क्या करेंगे? वो अपनी पैरवी करने के लिए खुद भी आ सकते हैं और अपने किसी वकील को भी भेज सकते हैं। तो राज्यसभा में सबसे पहले पैरवी होगी। राज्यसभा में एक बहस छिड़ी जाएगी। अगर उस बहस में भी ये साबित कर दिए जाते हैं, अगर राज्यसभा के 2/3 पर्सन्स जो हैं इस बात को मान लेते हैं, इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर ये मुद्दा कहाँ जाएगा? लोकसभा में। फिर लोकसभा में भी अगर 2/3 इस बात को मान लेते हैं तो इसके अगेंस्ट फिर कहीं पर भी नहीं जा सकते, इन्हें इस्तीफा देना होगा। तो बी रामास्वामी थे, पहले उनके ऊपर ये चीज लगी थी। तब क्या हुआ था? जरूरी नहीं है कि आपको राज्यसभा ने बोल दिया, 2/3 लोगों ने साइन कर दिए, तो आप उसे लोकसभा तक भी लेके जाओ। अगर वो पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो ये वहीं का वहीं प्रोसीजर खत्म हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जजेस यही करते हैं, जिनके ऊपर भी लगता है कि वो पहले ही इस्तीफा दे देते हैं, लोकसभा तक जाने की नीड ही नहीं पड़ती उन्हें। कि कई तो क्या होते हैं, ब्लेम लगते साथ ही राज्यसभा में भी नहीं पहुंचते, इस्तीफा दे देते हैं। कई क्या होता है, राज्यसभा में बहस करते हैं, लोकसभा में आने तक इस्तीफा दे देते हैं, और ये अपने वकील को भी भेज सकते हैं और खुद भी आ सकते हैं। तो एक सुमित्रा नंदन थे, उन्होंने क्या किया था, वो खुद आए थे, वो पहले ऐसे थे जिन्होंने खुद अपनी पैरवी की थी। तो ऐसे ही बहुत से जजेस के ऊपर ये लग चुका है। तो एक बार फिर से सुन लो मैंने क्या बताया। अगर तो राज्यसभा उस प्रस्ताव को ला रही है तो 50 एमपी के साइन होने जरूरी हैं। अगर लोकसभा ला रही है तो 100 एमपी के साइन होने जरूरी हैं। उसके बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 3 तरह के लोग होंगे। एक, कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के। सेकंड, चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के। थर्ड, विधि के ज्ञाता होने चाहिए। फिर वो तीनों मिलकर उस बात को साबित करेंगे। अगर वो बात साबित हो जाती है तो 14 डेज के अंदर जो है एक बैठक बुलाई जाएगी राज्यसभा में और लोकसभा में। फिर जिनके ऊपर वो लगा होगा
महाभियोग, तो क्या होगा, वो अपनी पैरवी करने खुद भी आ सकते हैं और किसी वकील को भी हायर कर सकते हैं। फिर जब वो आएंगे तो अगर 2/3 पर्सन्स ने उनके अगेंस्ट वो बात दोबारा रख दी तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा देना है, फर्दर उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं है। कि हाँ, उनके ऊपर ब्लेम साबित भी हो गया, फिर भी उनके ऊपर हमारी सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती, सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा, वो आगे उसमें काम नहीं कर सकते। तो ये था महाभियोग, जिसका एज सच लिखित में नहीं लिखा संविधान में कहीं पर भी, सिर्फ ये लिखा है कि जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया से हमारे सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाया जा सकता है। तो ये थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, ये अंतिम अपील है हमारे इंडिया की। इससे ही क्वेश्चन कई बार बनता है, इसे ही अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुन लो कि मतलब यहाँ पर जो भी केसेस जाएंगे वो सारे के सारे उनका रिकॉर्ड जो होगा वो रिटर्न में होगा। क्यों होगा, ताकि अगर इस तरह के ही जो केसेस हैं वो कभी हाई कोर्ट में आ जाते हैं, सिमिलर केसेस, या किसी और अदालत में जाते हैं, तो जो वहां के जजेस हैं या एडवोकेट हैं उन्हें वो केस लड़ने में इजी हो। इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो लिखित में होते हैं और यही हमारा अंतिम न्यायालय है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारे के सारे अपनी तीनों क्लासेस में डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट क्लास से लेकर आप सारे सुनना, और इसके बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे इसी तरह के टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। और खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।